आज की इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ का यूनिट 4 हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण इकाई 4, जिसका नाम है प्रभावपूर्ण संप्रेषण हेतु उपकरण व साधन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो संप्रेषण है या फिर कम्युनिकेशन है उसको, अब कम्युनिकेशन तो दो लोगों के बीच का होता है, तो हम क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट सा मतलब है स्टूडेंट और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन या फिर जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि इसके कौन से उपकरण हो सकते हैं या फिर साधन हो सकते हैं। तो डिवाइसेस एंड टूल्स फॉर इफेक्टिव ट्रांजेक्शन, ताकि जो टीचर है उसके अंदर जो है जो पढ़ाना है बच्चे को वो कैसे ट्रांजेक्ट किया जाए टीचर से स्टूडेंट के अंदर जो पढ़ाना चाहता है। कई बार क्या होता है एक टीचर ऐसा भी होता है जिसे आता तो बहुत कुछ है लेकिन वो क्या कर पाता है कि उसको बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, तो फिर वहाँ पर उसका जो टीचिंग है वो फेल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा टीचर वो होता है जो छोटी सी बात को भी इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा उसको गेन करे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, तो वो टीचर यहाँ पर पास हो जाता है। तो यहाँ पर हम वही टूल्स टेक्निक्स पढ़ेंगे इस वाली यूनिट में। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व, कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं या ऑडियो विजुअल जो साधन होते हैं, टूल्स होते हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हैं। ऑडियो विजुअल का मतलब है जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या भूमिका है इसकी, ये सारी एक ही बातें हैं। तो आप खुद भी सोचेंगे कि एक ऐसा एड जिसके अंदर बच्चा देख भी रहा है और सुन भी रहा है वो क्यों महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो ये असंभव अनुभव का संभव होना कर देगा। जैसे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो असंभव है, जैसे कि अगर सौर मंडल की बात की जाए तो सौर मंडल को इन आँखों से यहाँ से देख पाना असंभव है, लेकिन ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं उसमें क्या होगा कि जैसे ऑडियो यानी सुनाई भी देगा और विजुअल यानी दिखाई भी देगा। हमने क्या किया, कंप्यूटर पे ब्रह्मांड का या फिर सौर मंडल का वीडियो प्ले कर दिया। अब ये जो असंभव चीज़ थी उसे भी बच्चा एक्सपीरियंस कर पा रहा है, सामने वो देख पा रहा है कि ये ब्रह्मांड है, सौर मंडल है, यहाँ सूरज है, फिर बुध ग्रह आएगा, फिर शुक्र ग्रह आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल ग्रह आएगा। इस तरीके से वो असंभव चीज़ों को भी अनुभव करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर सक्षम हो जाएगा। फिर स्पष्ट प्रतिबिंब डालना, कि कुछ चीज़ें हैं जो दिखानी है हमें तो बिल्कुल स्पष्टता से नज़र आएगी और क्योंकि सुनाई भी देगा वहाँ पर तो फिर क्लियरिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। मौखिक उपदेशों को कम करना, अब जो श्रव्य दृश्य सामग्री होगी जब सामने ही सब कुछ दिखाई दे रहा है तो फिर टीचर को इतना ज़्यादा बोलने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चा देख कर ही समझ जाएगा। स्वच्छंद वातावरण की प्राप्ति, जो वातावरण है क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो एनवायरनमेंट क्लासरूम का बहुत ही अच्छा बन जाता है जब भी आप ऑडियो विजुअल एड वहाँ पर यूज़ करते हैं। आपने देखा, और अगर आप कोई मूवी दिखाते हैं बच्चों को तो उनका सारा ध्यान वहाँ पर होता है सामने कि क्या चल रहा है और वो समझने की कोशिश करते हैं, तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा बन जाता है वहाँ पे। फिर पाठ में विभिन्नता, कि जो पाठ होते हैं उसको एक ही तरीके से ना पढ़ाना, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आना, क्योंकि फिर बोरियत आने लगती है। उसके बाद वातावरण का निर्माण करना, यही वाला है पॉइंट, स्वच्छंद वातावरण की प्राप्ति, यानी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर बच्चा ध्यान लगाकर टीचिंग जो हो रही है उसको समझता है। शिक्षण स्रोतों की कमी को पूरा करना, जो शिक्षण के स्रोत होते हैं जहाँ पर कम पड़ जाते हैं तो फिर ये उसकी पूर्ति ऑब्वियस सी बात है कर देता है। अध्यापक में आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, वो अपने पाठ को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर पाता है जब वो ऑडियो या फिर विजुअल एड का या फिर ऑडियो विजुअल दोनों ही एड्स का प्रयोग करता है। पुनर्बलन प्रदान करना, दोबारा रीइंफोर्स कर सकता है बच्चों को, बौद्धिक शक्तियों का विकास भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके महत्व में लिख सकते हैं। और एक चीज़, अगर केवल श्रव्य साधनों का महत्व पूछे तब भी आप ये लिख सकते हैं, केवल दृश्य का पूछे तब भी आप ये लिख सकते हैं, और मोस्ट जो चांसेस हैं वो हैं श्रव्य दृश्य दोनों को साथ में लेके पूछेगा कि इसके क्या महत्व है, तब आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर बेझिझक लिख के आएंगे और एक्सप्लेन भी करके आएंगे। आगे चलिए, अगला जो टॉपिक है साधन सामग्री के उपयोग के सिद्धांत, कि साधन कोई भी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करें, चाहे आप चार्ट, मॉडल, कुछ भी यूज़ करें, कोई भी दृश्य सामग्री, कोई भी श्रव्य सामग्री है, उसको उपयोग करने के सिद्धांत क्या है, किन प्रिंसिपल्स पर वो काम करेगा।
कि आप कौन सा यूज़ करें, किस बेस पर आप ये चेक करेंगे कि हमें कौन सा एड जो है वो यूज़ करना है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। तो पहली चीज़ क्या है सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है कि बच्चे की आयु, अनुभव और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। हम कोई भी एड यूज़ करें, कोई भी मूवी चला रहे हैं, कोई भी हम रेडियो पे लेक्चर सुना रहे हैं, कोई भी मॉडल चार्ट दिखा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, बच्चे की आयु के अनुसार हो, अनुभव के अनुसार हो और योग्यता के अनुसार हो, तभी बच्चा उसको समझ पाएगा। अब आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को सौर मंडल दिखाकर नहीं समझा सकते कि सौर मंडल क्या होता है। तो यहाँ पर मेन जो फोकस है वो बच्चे की योग्यता अनुसार होना चाहिए। फिर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कि अगर ज़रूरत है तभी हम एड्स का यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। फिर पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी हम एड यूज़ करते हैं वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किताब या फिर हमारे सिलेबस में कोई चीज़ है ही नहीं और हम फालतू के एड्स यूज़ किए जा रहे हैं। इससे फिर बच्चा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखेगा, उसको लगेगा इसमें कुछ भी सीखने का नहीं है, क्योंकि पेपर में इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। तो फिर इस तरीके से इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। फिर वास्तविक और उचित साधन का यूज़ करें, जो रियलिस्टिक हो और उचित हो उनका ही यूज़ करेंगे। पर्याप्त मात्रा में जानकारी, अब आप जो भी एड यूज़ कर रहे हैं आपको उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब जैसे आपको प्रोजेक्टर पे मूवी दिखानी है या कोई स्लाइड शो दिखाना है और आपको प्रोजेक्टर ही चलाने नहीं आ रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है, आप कभी वॉल्यूम आपको नहीं आ रहा है करने मैनेज, तो इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए ताकि हम एड्स को अच्छे से वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएँ, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस होती है बीच बीच में अगर हमें जानकारी नहीं होती है एड्स के बारे में। उसके बाद आता है कि उचित रूप से चुनाव, कि कौन से पार्ट के लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा या उचित होगा, उसी हिसाब से हम उस साधन को यूज़ करेंगे। फिर दक्ष व्यक्तियों द्वारा उपयोग, जो व्यक्ति दक्ष हो, निपुण हो, जिनको पूरी जानकारी हो, उनको हम अपने साथ रख सकते हैं जब भी हम एड्स वाले यूज़ करेंगे। पहले से विद्यार्थियों को तैयार करना, हाँ पहले से ही बच्चों को बता देंगे कि हाँ कल क्लास में आपको ऐसी मूवी दिखाई जाने वाली है, या फिर कल कोई छुट्टी नहीं करेगा, कल हम इस तरीके से पढ़ेंगे, इस पार्ट के लिए हम नाटक करेंगे। तो इस तरीके से बच्चा जो होता है पहले से ही प्रिपेयर होता है और उनके अंदर क्या होता है पहले से ही एक कॉन्फिडेंस होता है और उत्साह होता है क्लास में आने का। उसके बाद परिणामों का समय समय पर मूल्यांकन, कि जो बच्चा हम दिखा रहे हैं उससे बच्चा जो चीज़ गेन करना चाहिए वो गेन कर रहा है या नहीं, इसलिए हम बीच बीच में इवैल्यूएट भी करते रहेंगे। साधन के रूप में प्रयोग ना कि साध्य है। और हाँ एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम कोई भी साधन यूज़ करें, चार्ट, मॉडल, ब्लैक बोर्ड, एनीथिंग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं वो साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें कोई पाठ पढ़ाना है प्रोजेक्टर पे मान लीजिए, तो वो पाठ हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि प्रोजेक्टर। अब ऐसा ना हो कि बच्चा पूरे टाइम प्रोजेक्टर के बारे में ही बात करता रहे, उसको यही नहीं पता कि पढ़ाया क्या गया था या प्रोजेक्टर यूज़ क्यों किया गया था। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। आगे चलिए, अब कुछ ऑडियो विजुअल एड्स जो आपके सिलेबस में है, बिल्कुल मैंने उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, आप भी स्कूल से आए हैं, ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी, बस उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको। पहला है चॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या अनबोर्ड, कोई भी बोर्ड कह लीजिए, आपने अपने स्कूल टाइम पर भी काफ़ी बोर्ड्स देखे ही होंगे। तो अब जो ये बोर्ड्स होते हैं इनको यूज़ करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें हम, या ये कैसे होते हैं। तो पहला साफ़ सुथरा लेखन, जो भी बोर्ड हो, कोई भी हो, ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, ग्रे बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उस पर क्या होना चाहिए, लेखन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अक्षरों का उचित आकार हो ताकि पीछे बैठा बच्चा भी उसको देख सके। महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखना, अब बोर्ड के ऊपर सब ये नहीं कि पूरा पाठ ही लिखते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बोर्ड पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, जैसे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है तो वो लिख दिया, कोई स्लोगन है तो वो लिख दिया, तो इम्पोर्टेंट तथ्यों को लिखते जाएं। पाठ का शीर्षक लिखना, जो भी पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी हेडिंग आप बोर्ड पर ज़रूर डालेंगे। दिनांक इत्यादि लिखना, डेट और डे, कितने बच्चे एब्सेंट प्रेजेंट, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बोर्ड पर जो है वो अंकित होनी चाहिए। तो कोई नई चीज़ नहीं है, आपने भी ये देखी हुई है। फिर आता है मैप्स यानी कि मानचित्र। तो मानचित्र क्या है, एक तरह का भूकर संबंधी मानचित्र होता है
भू यानी ज़मीन से रिलेटेड, जिस पर आपको पूरी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। और कितने कितने टाइप के हो सकते हैं ये स्थलाकृति वाली मानचित्र भी हो सकती है, जहाँ पर स्थलों से रिलेटेड आपको बताएंगे कि ये पठार हैं, ये पहाड़ हैं, यहाँ नदियाँ हैं। फिर भौगोलिक मानचित्र, कहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है भौगोलिक में, आपको ये बताया जाएगा। और एटलस मानचित्र आपने देखी होगी, एटलस ये बुक भी आती है जिसमें डिफरेंट तरह के मानचित्र होंगे, मतलब हर तरह का मानचित्र आपको उसमें मिल जाएगा। और एटलस आपको पतली सी बुक से लेके मोटा ग्रंथ जितना मोटा भी एटलस मिलेगा। और राजनीति और प्राकृतिक मानचित्र आप जानते ही होंगे, आपने भी भरा होगा। पॉलिटिकल मैप्स में क्या भरते हैं, आपकी जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं वो आता है, और प्राकृतिक में नदियाँ, झरने, जंगल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो ये होते हैं मानचित्र, ठीक है। अब इनका प्रयोग क्यों होगा, तो इन्हीं चीज़ों के लिए, ताकि स्थलाकृति का ज्ञान हो सके, बच्चों को लोकेशन का पता चल जाए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो अपने आसपास का वातावरण जान पाएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। फिर आता है ग्लोब। अब ग्लोब तो आपने भी देखा होगा। अब ये क्या होता है, एक भौतिक ग्लोब होता है, एक राजनीतिक ग्लोब होता है। ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, आप इसको इंट्रोडक्शन को, अगर कोई एड आ गया मान लीजिए पेपर में कि ग्लोब और मानचित्र के संदर्भ में समझाइए, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना ये होते क्या हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर बाद में नीचे लिखेंगे आप कि इनका महत्व क्या है, क्या यूज़ होता है इनका। तो जो इंट्रोडक्शन है उसी में आपको ये बताना होगा कि भौतिक ग्लोब होता है और राजनीतिक ग्लोब होते हैं। क्योंकि ग्लोब तो सबने देखे हैं, लेकिन इसमें भी टाइप्स होते हैं, ये बताना ज़रूरी है। जो चीज़ नहीं पता फिर वो बताना ज़रूरी है ना। तो जो भौतिक ग्लोब होता है उसमें भौतिक तथा राजनीतिक ग्लोब, और राजनीतिक ग्लोब एक खाका ग्लोब। तो ग्लोब के भी ना कई सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सारे टाइप्स आप लिखेंगे। और फिर आप ये भी बताएंगे कि ग्लोब क्या होता है, पूरी पृथ्वी का एक लघु रूप होता है। इसके अंदर सारी पूरी पृथ्वी की जो जानकारी या सीमाएं हैं वो बताई जाती हैं, सारी रेखाएं बताई जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख के आएंगे। फिर आता है चित्र या फिर तस्वीर कह लीजिए, या पिक्चर्स कह लीजिए हिंदी या इंग्लिश में। आपने देखा होगा किताबों में, खासकर छोटे बच्चों की किताबों में लिखा कम और पिक्चर्स ज़्यादा होते हैं, जिन्हें पिक्चर बुक भी कहते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, पिक्चर्स क्यों लगाए जाते हैं, आप खुद ही सोचिए ना। एक तो सरल, रोचक तथा यथार्थ हो, ईजी लर्निंग हो, इंटरेस्टिंग हो, और यथार्थ यानी जो अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाल पोथी वगैरह में ए फॉर एप्पल, एक पूरे पेज पे ना एप्पल ही बना होता है बड़ा सा, तो वो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। फिर प्रकरण के उद्देश्य के अनुसार होता है ये। आकार, रंग और प्रभावपूर्ण छपाई होनी चाहिए, मतलब छोटे बच्चे हैं तो आकार बड़े होने चाहिए चित्र, एक कलर एकदम चटक मटक होने चाहिए। आयु के अनुसार बिल्कुल जिस उम्र का बच्चा है उसी हिसाब के चित्र भी होने चाहिए। छात्रों के चित्र बनाने के लिए भी प्रेरित करना। और पिक्चर से क्या होता है, बच्चे ना खुद भी पिक्चर बनाने के लिए उनके अंदर ये आर्ट वाला भी थोड़ा सा फॉर्म डेवलप हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, एप्पल देखते हैं, फिर एप्पल बनाते हैं अपनी ड्राइंग में, मैंगो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिक्चर बुक की इम्पोर्टेंस होती हैं। फिर आता है मॉडल। तो मॉडल क्या होते हैं, प्रतिरूप कहते हैं जिसको, यानी कि कोई बड़ी चीज़ है उसका हमने छोटा सा प्रतिरूप बनाया। आपने भी अपने स्कूल टाइम पे बनाए होंगे, वॉल्केनो का मॉडल बना लिया। जैसे ग्लोब भी क्या होता है, पृथ्वी का एक तरह से मॉडल ही होता है। साइंस में तो बहुत सारे मॉडल्स बनाए जाते हैं, आपने भी बनाए ही होंगे। तो मॉडल्स की क्या है, मतलब क्यों ज़रूरी है ये वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होता है। पूरी पृथ्वी तो हम देख ही नहीं सकते आंखों से, एटलीस्ट मॉडल तो देख सकते हैं। ऐसे सोलार सिस्टम का भी मॉडल बनता है जिसमें सारे ग्रह जो हैं लटक रहे होते हैं और परिक्रमा भी कर रहे होते हैं। कई बार इतने एडवांस मॉडल बन रहे हैं आजकल। तो ये आकर्षक होते हैं, ये रुचिकर होते हैं, इनसे स्थायी ज्ञान मिलता है और सक्रिय भागीदारी होती है स्टूडेंट टीचर दोनों की। फिर आता है चार्ट। तो चार्ट्स आपको पता ही है, आपने भी बनाए होंगे और या बनवाए भी होंगे बच्चों से। तो ये जब आप चार्ट बनाएं तो ध्यान क्या रखें कि आकार उसका उचित हो। चार्ट ना तो बहुत छोटा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। स्पष्ट सामग्री, आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। शीर्षक आकर्षक हो, आपने टॉपिक अच्छे से डाला हो ताकि नाम पढ़ते ही समझ जाएं कि चार्ट पेपर किससे रिलेटेड है। सरल होना चाहिए, रंगों की मिलावट में संतुलन होना चाहिए। कलर ना तो बहुत ही ज़्यादा चटक मटक हो कि बस बच्चे कलर पर ही ध्यान दें और ये ना समझे कि उस चार्ट में आखिरकार ज्ञान क्या दिया जा रहा है। उसके बाद आता है ग्राफ। तो ग्राफ पेपर्स
क्या होता है, एक तरह से ये रेखा ग्राफ भी कहते हैं इसको। इसमें दंड ग्राफ भी होते हैं, जैसे आपने ग्राफ देखे होंगे, एक तो ये वाले भी होते हैं, फिर आपने पॉलीगन भी बनाए होंगे। तो इस डिफरेंट टाइप के आते हैं, वृत्त ग्राफ भी आते हैं, चित्रात्मक ग्राफ भी होते हैं जिसमें चित्र बने होते हैं। तो मैथ में ज़्यादातर इसकी यूज जो होते हैं आपने भी किए होंगे। इसमें क्या हो, एक तो त्रुटि ना हो जब भी आप ग्राफ यूज़ करें, साफ सुथरा हो, शीर्षक उचित हो, स्पष्ट तत्व हो। तो यही सारी चीज़ें आपको हर साधन के अंदर लिखनी है। बेसिकली कुछ 2-4 सेम बातें ही हैं जो आपको हर जगह डालनी है। फिर आता है टाइमलाइंस यानी समय रेखा। अब इसमें क्या होता है कि ज्ञान को जोड़ने में सहायक होता है। ज़्यादातर हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो टाइमलाइन आपने पढ़ी होगी, जिसमें आपको AD और BC के बारे में बताया गया होगा, ईसा पूर्व और ईसा के बाद वाला समय। तो ये बच्चों को क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर उनको जीवन भर नहीं पता चलता कि आखिर टाइमलाइन है ही क्या। फिर इतिहास को समझने में ये सहायक है, ये त्रुटियों को कम करता है। अगर टाइमलाइन बच्चे को पता है कि अच्छा 1800 में ये हुआ, 1900 में ये हुआ, अब 2000 में ये हो रहा है, तो इस तरीके से बच्चे की क्लियरिटी बनी रहती है। सरल स्पष्टीकरण और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण भी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। फिर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड यानी सर ऊपर प्रोजेक्टर चल रहा होता है, आजकल ये बहुत होता है। ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें मतलब चित्र भी दिखाई देंगे और आवाज़ें भी आएंगी। ये स्क्रीन पर स्लाइड से पढ़ना होता है, एक तरह से स्लाइड होता है, हाथ ऐसे मारा, दूसरा स्लाइड आ गया, तीसरा स्लाइड आ गया, और ये स्थायी ज्ञान मिलता है। इससे बहुत इंटरेस्टेड होता है, आकर्षक तो होता ही है जब भी आप बच्चों को ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं। फिर आते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आप चार्ट से ये थोड़े छोटे होते हैं और छोटे वाले कार्ड से थोड़े बड़े होते हैं, इस आकार के होते हैं। ये अधिगम के अभ्यास में सहायक होते हैं कि फ्लैश कार्ड दिखा के पूछना बच्चों को कि ये क्या है। जैसे आपने मान लीजिए संज्ञा पढ़ाया और आपने फ्लैश कार्ड बनाए हैं डिफरेंट, तो अब आप क्या करेंगे, उन फ्लैश कार्ड्स पे आपने कुछ चित्र बना दी, जैसे मेज बना दी। अब आप बच्चे को दिखा रहे हैं मेज और पूछ रहे हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, तो फिर बच्चे उसका भेद आपको बताएंगे। फिर चार्ट से छोटे शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं, आकर्षक रुचिकर होते हैं और नए शब्दों को यहाँ पर हम परिचय करा सकते हैं बच्चों को। फिर एक आती है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक अगर आपने बनाई हो तो आपने देखा ही होगा कि इसमें क्या होता है, किताब के रूप में जानकारी इकट्ठी करना। स्क्रैप बुक में चित्र भी होंगे और फिर उसकी जानकारियाँ भी होती हैं। इसमें चित्रों को समेटा जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे चित्र होना बहुत ज़रूरी है स्क्रैप बुक के लिए। ये आकर्षक होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, स्थायी ज्ञान मिलता है इससे बच्चों को, और क्रमबद्ध से यहाँ पर स्क्रैप बुक बनी हुई होती है। फिर आती है प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशंस। इसमें तार्किक रूप से सोचने पर बल दिया जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, टीचर एग्जीबिशन में समझाता भी जाता है। टीम वर्क होता है एक तरह का, लक्ष्य निर्धारण, पहले से ही एम जो होता है वो तैयार होता है कि क्यों हो रही है एग्जीबिशन ये वाली। चुनौतीपूर्ण समस्या का समाधान, जितनी भी बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे तो उसका यहाँ पर समाधान दिखा दिया जाता है एग्जीबिशन के द्वारा। फिर एक आता है एक्सकर्शन यानी कि भ्रमण, एजुकेशनल जो ट्रिप वगैरह होते हैं उसकी बात की जा रही है। क्यों होते हैं ये, इससे प्रत्यक्ष अनुभव होगा, डायरेक्ट बच्चा अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा चीज़ों को। सरलतम विधि, बहुत ही ईजीएस्ट विधि होती है ये। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं लाल किला लाल किला लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये सब हम पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन किताबों में देखना और फिर जब हम बच्चों को ट्रिप पे ले जाकर सामने से दिखाएंगे ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये बहुत ही रुचिकर होगा, आकर्षक होगा और स्थायी ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आते हैं म्यूजियम्स, संग्रहालय। इसमें समाज व इतिहास की जानकारी मिलेगी आपको। ये शिक्षण को सक्रिय बनाता है, ऐतिहासिक तथ्यों को समझाता है। इसमें नागरिक की भूमिका और स्थायी ज्ञान यहाँ पर भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है रेडियो। रेडियो एक तरह का श्रव्य साधन है, श्रव्य यानी सुनने के लिए। इसमें गंभीर विषयों पर आकर्षण हो सकता है, ये स्वस्थ मनोरंजन है। सामाजिक सुधार विषयों का प्रसारण किया जा सकता है, एक बार में अधिक लोगों को जानकारी दी जा सकती है और अधिक जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी दी जा सकती है। जैसे हमें कोई जानकारी देनी है, जैसे नेहरू जी का भाषण हमें सुनाना है, तो रेडियो पर हम उसको क्या कर दें, प्रसारित करा दें, तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सुन लेंगे मतलब और समझ लेंगे। फिर आएगा टीवी, दूरदर्शन। आजकल बहुत ही यूज़ होता है इसका, आपने देखा होगा टीवी पर भी लेक्चर्स वगैरह प्रोफेसर दे रहे होते हैं। तो ये विषय की विस्तृत जानकारी देता है, ये पाठ को मनोरंजक बना देता है, एक समय में अधिक छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है। इससे शिक्षा की कमियों को ये पूरा कर देगा और ये श्रव्य दृश्य दोनों ही इंद्रियों को सक्रिय बनाता है।
फिर आएगा हमारे सारे साधनों का एकदम कहते हैं ना फादर ऑफ द साधन, तो वो है कंप्यूटर। अब ये क्या है, ये कम समय में अधिक जानकारी दे रहा। आप कहीं भी हैं, आप गूगल सर्च कुछ भी कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी, कभी भी कहीं भी यहाँ पर ये प्रयोग हो जाएगा। विषय की विस्तृत जानकारी मिल जाएगी आपको, छोटी सी नहीं, बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। स्व अध्ययन में सहायक है। अगर आपके पास टीचर नहीं, आप स्व अध्ययन करना चाहते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये यूजफुल है। श्रवण दृश्य दोनों इंद्रियों को ये सक्रिय बनाता है। श्रवण दृश्य की पूरी जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियों को सक्रिय बनाता है बेसिकली। फिर है आपका अगला टॉपिक दैनिक घटनाओं और सामुदायिक जो संसाधन हैं उनका सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उपयोगिता। यानी जो डेली टू डेली लाइफ में घटनाएं घटती हैं वो, और जो हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, सामुदायिक संसाधन हैं, उनका शिक्षण में, टीचिंग में क्या रोल है। तो पहले देख लीजिए ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, फिर मैं बताती हूँ इसका उपयोग क्या है। तो दैनिक घटनाएं यानी दिन प्रतिदिन आसपास घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि इंडिया गेट पे मान लीजिए कोई समारोह हो रहा है तो उसकी आपको नॉलेज मिल गई, बुक फेयर लगा हुआ है, ट्रेड फेयर लगा हुआ है, ये सारी घटनाएं। या प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं या किसी और देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं तो कितनी तोपों की सलामी दी जा रही है, कौन सी परेड हो रही है, कौन से गाने गाए जा रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ। फिर सामुदायिक संसाधन यानी हमारे आसपास जो कम्युनिटी है उससे हमें जो मिलता है, जैसे समुदाय व आसपास स्थित संसाधन, पार्क, पुस्तकालय, पहाड़, म्यूजियम वगैरह। तो इन दोनों के क्या यूज़ हैं पढ़ाई में, टीचिंग में। तो पहली चीज़ नवीन अनुभवों को प्राप्त करना, इससे नए एक्सपीरियंस मिलते हैं बच्चों को। कार्य में रुचि लेता है बच्चा, व्यवसाय चुनने में सहायक होता है, क्योंकि जब नई नई चीज़ें देखता है, समझता है, तो उसे पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है, मुझे कहाँ जाना है। समुदाय के प्रायोगिक ज्ञान, जो कम्युनिटी है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज वो गेन करता है। खाली समय का सदुपयोग करेगा, आदर्श निर्धारित करना, आंतरिक दृष्टिकोण का विकास होता है, प्रयोग पर आधारित होता है ये। विश्लेषण शक्ति, बच्चा एनालिसिस बहुत अच्छे से करता है कि अच्छा ये हुआ तो ये हुआ, अगर ये करते ना तो ऐसा नहीं होता, अगर ये करते तो ये घटना नहीं होती, इस तरीके से बच्चा सोचता है। अवलोकन शक्ति यानी ऑब्जर्वेशन पावर बच्चे की बढ़ जाती है जब वो कम्युनिटी रिसोर्स या आसपास की घटनाओं को देखता है। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन कक्ष यानी सोशल स्टडीज रूम। तो आपने साइंस लैब सुना होगा, मैथ लैब सुना होगा, अभी आपके पास एसएसटी लैब भी आ गया है। तो ये क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अध्यापक विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री, अब जो टीचर है एसएसटी का वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है एसएसटी पढ़ाने के लिए, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जियोग्राफी हो, जैसे कि पुस्तकों का यूज़ करेगा, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, ग्राफ, प्रोजेक्टर, मॉडल और पैम्फलेट आदि चीज़ों का प्रयोग करता है। एज अ एसएसटी टीचर आप खुद को देखिए। अब इन चीज़ों की सुरक्षा और कुशल प्रयोग के लिए उसे कक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ रखेगा इन चीज़ों को, तो जिससे वह कक्ष सीखने की प्रयोगशाला बन जाती है, और इस विशिष्ट कक्ष को ही सामाजिक अध्ययन कक्ष कहते हैं। तो कितनी इजी डेफिनेशन है। तो सामाजिक अध्ययन का पुस्तकालय भी बोल सकते हो, या फिर सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला भी आप बोल सकते हो, आप कुछ भी कहिए। उसके बाद आता है कि इसकी महत्व क्या है, लाभ क्या है या आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले ये करके सीखने पर आधारित होता है, फिर सुनियोजित और व्यवस्थित प्रयोग हो सकते हैं। अगर एक अलग से सोशल स्टडीज का रूम है तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। साधनों की उपलब्धता, सारे साधन होंगे वहाँ पर। अब ये नहीं कि बच्चों कल मैप लेके आना, ग्राफ लेके आना, आपके पास अगर रूम है वहाँ पे बड़े बड़े ग्राफ, बड़े बड़े मैप्स लगे हुए हैं, आप उसी टाइम बच्चों को ले जाएंगे और दिखाएंगे। फिर स्थायी ज्ञान का अनुभव होता है और लंबे समय तक ज्ञान बना रहता है जब बच्चे सोशल स्टडीज रूम में जाकर वहाँ पर प्रैक्टिकली सीखते हैं। और एक अच्छे जो सोशल स्टडीज़ का रूम है वो कैसा होना चाहिए, गुण क्या क्या होने चाहिए, वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है कि एक अच्छे सामाजिक अध्ययन कक्ष के क्या क्या गुण हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। तो पहला वहाँ पर फर्नीचर सारे होने चाहिए जो भी चाहिए, फिर पुस्तकें जो भी उचित हैं, उपलब्ध हैं और जो ज़रूरत है वो होनी चाहिए, श्रव्य दृश्य साधन होने चाहिए, विभिन्न प्रकार के बोर्ड होने चाहिए, अन्य उपकरण जितनी भी ज़रूरत के हैं वो वहाँ पर होने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा डाटा से रिलेटेड, थोड़ा सा यहाँ पर इको आ जाता है। क्या है आंकड़ों की अवधारणा, डाटा होते क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है।
तो विश्व के यथार्थ विषयों का मापन, यानी जो पूरा ये विश्व है हमारा, इसमें जितनी भी चीज़ें रियल में घट रही हैं उनको मापना या फिर गिनना या जानना। तो आंकड़ों द्वारा सूचना निकाली, जब हमें डाटा मिल जाता है फिर हम उससे सूचना निकालते हैं। ये संख्यात्मक सूचना होती है, इसमें आंकड़ों हम संग्रह करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। और ये 2 तरह के डाटा हो सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा अगर आपके पास रही होगी 11th-12th में तो। और आंकड़े की डेफिनेशन दी है ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी ने। ये कहते हैं निष्कर्षों अथवा अनुमान के लिए आधार के रूप में प्रयुक्त ज्ञात तथ्य एवं वस्तुएं ही डाटा कहलाती हैं। तो अभी एसएसटी में हमारे डाटा का क्या काम है कि ये जो आंकड़े होते हैं ये सामाजिक अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के हो सकते हैं। अब डाटा के अंदर जब हम देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं ये, जैसे कि कुछ डाटा ऐतिहासिक हो सकते हैं जो इतिहास से रिलेटेड जानकारी देंगे हमें, कुछ राजनीतिक पॉलिटिकली डाटा जो होते हैं कि 1905 में ये वाली गवर्नमेंट थी, इन्होंने ये काम किया तो उस हिसाब से वहाँ पर समाज का कितना विकास हुआ, तो ये राजनीतिक डाटा हो गए। फिर भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकली जो डाटा होंगे वो अलग अलग होंगे कि कौन से ज्योग्राफिकल जोन का डाटा क्या बताता है वहाँ के बारे में। तो ये आपका यूनिट 4 यहाँ पर कंप्लीट हुआ।